आज से तकरीबन 12 साल पहले 2010 में जब मेरा ISSB कंडक्ट हुआ और मैं उस प्रोसीजर में से गुज़र रही थी, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन एक दिन आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करनी पड़ेगी। आई जस्ट सैट डाउन और मैंने ज़रा अपनी मेमोरीज़ को खंगाला और उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकाली जो कि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी और एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू एज वेल, जो कि आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगी। तो हम देर नहीं करते, जल्दी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो माय ट्राइब, अस्सलाम वालेकुम। Today I will be sharing with you a few of the leadership qualities that are very important if you are going to join army. And मैं आपके साथ वो क्वालिटीज़ भी शेयर करूँगी, प्लस मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने उनको कैसे अपने टेस्ट के दौरान डिफरेंट जगहों पे डेमोन्स्ट्रेट किया। आर्मी में 7 ईयर्स सर्व करने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि कौन कौन सी ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑब्वियसली बाद में करियर के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। तो अगर वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो यू आर नॉट फिट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर वो चीज़ें आपके अंदर हैं और आप उनको वहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो तो आपका ISSB ज़रूर क्लियर होगा। 10 ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो 10 लीडरशिप क्वालिटीज़ बताऊँगी एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि मैंने उनको कैसे सेल्फ डिसिप्लिन। नंबर 2 इज़ सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट। नंबर 3 इज़ सेल्फ ड्रिवन एंड मोटिवेटेड। नंबर 4 इज़ एक्टिव लिसनिंग एंड नंबर 5 इज़ पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। नंबर 6 इज़ केयर फॉर अदर्स। नंबर 7 इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 8 इज़ पेशेंस। नंबर 9 इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नंबर 10 इज़ डिसीजन मेकिंग। तो ये 10 आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिनकी डिटेल अब मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ओके, सो सबसे पहला है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन ये होता है कि आप कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आप कितने ज़्यादा रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, आप कितना ज़्यादा लॉज के साथ इन अलाइनमेंट हो। वो आप कैसे शो कर सकते हैं? वो आप अपनी अपीयरेंस के थ्रू शो कर सकते हैं, आपके बिहेवियर और एटिकेट के थ्रू शो कर सकते हैं, कैसे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हर कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। इवन आपका जो मेस का स्टाफ होता है वो भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। वहाँ पे आयाज़ होती हैं, वो भी आपको ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं। ठीक है, तो यानी हर कोई आपको, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, थेरेपिस्ट अलग होते हैं जो आपको ऑब्ज़र्व कर होते हैं। हर चीज़ आपने जो है ना बोल के नहीं बतानी होती, आपकी लुक से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी लोग पिक कर लेते हैं आपके, जिसको मैं सब्लिमिनल मैसेजेस कह रही हूँ। सो आपने क्या पहना है, आप कैसे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब चीज़ें एक मैसेज कन्वे करती हैं कि आप क्या हैं। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ यू, सो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। आपको ये अपने माइंड में रख लीजिए कि आपको ISSB या आर्मी में जब भी अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले इस चीज़ की बहुत तैयारी करनी है कि आपने अच्छे तरीके से अच्छे बिहेवियर्स, अच्छे एटिकेट्स, मैनर्स, हर चीज़ जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी है। थर्ड चीज़ ये है कि आप उनकी रूल्स को, उनके रेगुलेशंस को, जो कि उन्होंने जगह जगह लिख के लगाए होते हैं, उनको कैसे फॉलो करते हैं। जैसे कि मेस में भी लिखा हुआ है कि बोलना अलाउड नहीं है या किसी कॉरिडोर से गुजरना अलाउड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ थॉरोफेयर। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, सिंपल इज़ दैट। इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप टास्क के दौरान या इंटरव्यूज़ के दौरान आपको जब कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इंडिविजुअल टास्क हैं, उनके दौरान आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है तो आपने क्या उनकी इंस्ट्रक्शन मानी है या नहीं मानी। पहले तो ये कि समझी भी है कि नहीं समझी, सुनी भी है कि नहीं सुनी, उससे भी पहले ये तो सुन के, उसको समझ के, उसको आपने रिस्पॉन्ड करना है, उसको मानना है आपने। तो ये अपने जहन में रख लीजिए कि इस तरीके से ये 3 चीज़ें जिससे आपने सेल्फ डिसिप्लिन वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब मेरा ISSB टेस्ट हो रहा था तो देयर वाज अ डिच जो कि बहुत गहरी थी और उसमें जब मैंने उसको जंप क्रॉस करना था तो मैं उसमें गिर गई एंड देन आई केम आउट ऑफ दैट डिच विदाउट एनी हेल्प। ऑल्दो वहाँ पे एक बेयरर थी जिन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की, बट आई आस्क्ड हर नॉट टू हेल्प मी एंड देन मैं अपने बाजुओं पे निकल के बाहर आई और मैंने आके उनको जब वापस ट्राई की
वापस ट्राई की तो करने लगी, तो मुझे वहाँ से जो हमारे ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने बताया कि प्लीज़ गो अहेड एंड लीव दिस ऑब्स्टिकल, एंड देन आई अंडरस्टूड। मैंने ये नहीं कहा कि हाँ भाई मुझे ज़रूर अभी ये तो मैं नहीं करूँगी, ये तो क्या है, ये तो मैं फेल हो जाऊँगी या क्या हो जाएगा, नहीं। उन्होंने मुझे कहा बिकॉज उससे पहले भी काफ़ी सारे लोगों को चोटें लग चुकी थी, तो अगर वो आपको कोई बात ऑर्डर कर रहे हैं या आपको कोई बात इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो किसी वजह से कर रहे हैं, राइट। उसके पीछे कोई रीज़न होती है। अब वो आपको वहाँ समझाएंगे नहीं कि हम आपको ये जस्टिफाई करेंगे कि भाई हम ये ऑर्डर आपको इसलिए दे रहे हैं, तो आपको उसकी बात को समझना है, मानना है और उन पर ट्रस्ट करना है, राइट। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन शो योर सेल्फ डिसिप्लिन। सेकेंड जो लीडरशिप क्वालिटी है वो है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो अच्छे से पता होना जो है वो आपके चलने फिरने, उठने बैठने, लिखने, पढ़ने, सुनने, बोलने, हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू में तो बता रहे हैं जी मुझे बुक बड़ी पसंद है पढ़ना और मेरी हॉबी ये है और बड़ी क्रिएटिव अच्छी चीज़ें, लेकिन जब आपके रिटन टेस्ट हो रहे हैं जिसके अंदर वो आपसे कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके थ्रू आप कुछ और आंसर कर देते हो, तो वो मैच नहीं कर रहा होता फिर आपके उस चीज़ से। तो आपने जहन में ये रखना है कि जो सच है वो सच ही बोलना है आपने, तो प्रिटेंड नहीं करना आपने बहुत ज़्यादा। और अगर आप प्रिटेंड करना भी चाहते हैं तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो लिंक्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आउट ऑफ नोवेयर आखिरी दिन आके आप एक अलग ही स्टोरी सुना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। हर चीज़ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो मैंने आपको बुक की एग्जांपल दी, इसी तरह से मैंने वहाँ पे ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि मैंने कुछ कोर्सेज़ किए हुए हैं सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है ना कोर्सेज़ किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ एटिकेट से रिलेटेड चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। बाय द वे मैं ख़ुद भी एज़ यू ऑल नो कि मैं ख़ुद भी इमेज कंसल्टेंट हूँ और एटिकेट कोच हूँ, तो इस तरह के कोर्सेज़ जो पर्सनल डेवलपमेंट के हैं वो मैं भी ऑफ़र करती हूँ फॉर प्रोफेशनल मैन एंड वुमेन, राइट। ओके, थर्ड क्वालिटी ये है कि आपको सेल्फ ड्रिवन होना है। सेल्फ ड्रिवन होने का मतलब मैंने आपको यही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत डिमांडिंग है इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क एंड आपको कहीं से एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको खुद अपने अंदर से एनर्जी लेके रोज़ाना अपने आप को एक्टिवेट करना है फॉर दैट टफ जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जब तक आपकी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन या ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी ना, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मेरे केस में मैंने आपको बताया था कि मेरे पेरेंट्स थे, वो मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी बताया, मैंने अपने रिटन टेस्ट्स में भी बताया उनको। और पेरेंट्स जो हैं वो मेरे आज भी मोटिवेशन है। इनफैक्ट मैं जो कुछ भी करती हूँ उन्हीं को ही जहन में रख के करती हूँ, तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी सी आ जाती है, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये आपके अपने ऊपर है कि आपका बेसिकली मोटिवेशन क्या है, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, वो होनी चाहिए। इसी के साथ हम चलते हैं नंबर 4 लीडरशिप क्वालिटी जो मैंने आपको बताई थी, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग की आपको मैं एग्जांपल ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि जैसे आपका एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी आपका इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है उस पर आपको उसको आपने फॉलो करना होता है। मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोगों का ग्रुप टास्क हो रहा था। ग्रुप टास्क में ऑलमोस्ट 8 गर्ल्स थी, 8 to 10 गर्ल्स थी जिनका ग्रुप बनाया गया था, और हमें कुछ ऑब्स्टिकल्स जो थे वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक इन द फॉर्म ऑफ अ टीम जो थे वो करने थे, क्रॉस कर रहे थे। उसमें एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि आपका पाँव ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए, या आपका बॉडी का कोई पार्ट भी ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए, राइट। तो यानी जो उन्होंने वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी, जैसे प्लैंक्स रखे हुए थे, कुछ ब्लॉक्स रखे हुए थे, उसके ऊपर आप लोगों ने उसके ऊपर चल के बस क्रॉस करना है, डायरेक्ट आपने ज़मीन पे पाँव नहीं रखना, ठीक है। तो डिफरेंट वेरिएशन, हाइट्स में भी वेरिएशन थी ना, यानी कि कोई चीज़ जो थी वो 5 फुट की हाइट पे थी, कोई 2 फुट की, कोई ब्लॉक 1 फुट का था, कोई यानी इस तरह से चीज़ें थी। क्रॉस करते हुए ना ऐसा था कि एक प्लैंक जो था वो एक हाइट पे जाना था, वहाँ पे उन्होंने ऐसे प्लैंक रखा उसके साथ, और सब लड़कियां ना बस धीरे धक्के दे दू के ना उसके ऊपर चढ़ रही हैं, और धक्कों के अंदर कहीं मैं पीछे ही रह गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि बहरहाल मैं खैर वो, अब दूसरा करना ये था कि उसी प्लैंक को उठा के उन्होंने दूसरी तरफ रख के वहाँ से उतरना भी था उस प्लैंक के ऊपर, यानी स्लाइड करके। अच्छा, मैं तो वहाँ चढ़ गई, अब वो जो ऊंची वाली स्पेस थी ना वहाँ पे चढ़ गई, लेकिन अब जो लड़कियाँ आगे चली गई, आगे जाना चाह रही थी, उनमें से बहुत मतलब कुछ शार्प और बड़ी इस तरह की भाई हम जल्दी जल्दी कर लें, बाकियों का कुछ सोचना ही नहीं। उन्होंने वहाँ से वो प्लैंक निकाल के दूसरी तरफ लगा लिया, ठीक है। अब दूसरी तरफ लगा लिया तो ठीक है भाई, आप चले जाएं, आप चली गई हैं और मैं वहीं की वहीं बैठी हुई हूँ,
और थोड़ी देर के बाद वहाँ से भी वो प्लैंक उठा के उन्होंने अगले किसी ऑब्स्टेकल पे रख लिया और वो वहाँ पे भी चली गई। अब कुछ लड़कियाँ तो इसके बिल्कुल ही पीछे रह गई और मैं थी बिल्कुल मिडिल के अंदर, और मैंने अपने जो हमारा GTO था उसकी तरफ देखा और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। तो बहुत वियर्ड सा मोमेंट था कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं वहीं बैठी रह गई। तो आप ये देखें कि जिन लोगों ने क्रॉस कर लिया इस तरह तेज़ी तेज़ी करके ना, उनकी कोई सिलेक्शन नहीं हुई, सिलेक्शन मेरी हो गई, और उनकी भी नहीं हुई जो बिल्कुल पीछे रह गए। तो यानी कि मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे अंदर क्या ऐसा ऑब्जर्व किया, लेकिन बताने का मकसद ये कि उन्होंने मुझे जो जब मैंने जैसे उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि दैट्स ओके, इस तरह उन्होंने बोल दिया। तो मैंने ये नहीं किया कि मैं उछल के फिर क्रॉस करूँ या फाउल करूँ या क्या करूँ। तो आई टुक इट एज दैट्स ओके, इट्स फाइन। तो आपको इंस्ट्रक्शंस को सुनना आना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। ऐसा ना हो कि अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आपके इंटरव्यूज़ होते हैं या आपकी डिस्कशंस होती है, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, वहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है, कोई एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके ऊपर आप सब लोगों ने बोलना होता है ना। अब ये नहीं आप रट्टू तोते की तरह वहाँ पे बोलना शुरू हैं और बोले जा रहे हैं और जो है ना बाकियों को कोई मौका नहीं दे रहे या किसी की सुन नहीं रहे। आप सुन के उसकी बात पे रिस्पॉन्ड करें और फिर अपनी डिस्कशन को उस तरह से चैनलाइज करें। ऐसा नहीं कि जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है बस आप जल्दी से बोल दें ताकि आपका नोट हो जाए कि हाँ भी इसको सारा कुछ आता है। ऐसा नहीं है, आपको सुनना भी आता है, आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना है, राइट। दिस वॉज आवर 4th पॉइंट जो कि था एक्टिव लिसनिंग। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट के ऊपर। ओके, सो 5th पॉइंट इज पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है, अच्छा, कई जगहों पे मुझे ऐसी सिचुएशंस दी गई जिसके अंदर के बहुत नेगेटिव सिचुएशन थी। जैसे कि मुझे याद है कि हमारा जब रिटन एग्ज़ाम था उसके अंदर एक सिनेरियो था जिसमें कि एक एक्सीडेंट का सिनेरियो उन्होंने बताया हुआ था, और मुझसे ये पूछा हुआ था कि आप वहाँ पे क्या करेंगी। तो एक्सीडेंट के सिनेरियो को मैं कैसे जज करूँगी या मैं उसको कैसे ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूड करूँगी, अब मुझे वो वहाँ लिखना था कि यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा। तो मैंने जो भी वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स लिखी ना, वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं लिखी, वो मैंने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिखी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या था, अब मुझे बहुत क्लियर वो इमेज नहीं याद, लेकिन आप ये मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि ये था कि देयर वाज अ लेडी एंड देयर वाज अ जेंटलमैन एंड उनके फेस के जो एक्सप्रेशंस थे वो कुछ मिक्स से थे। आई मीन मे बी सैड थे या फिर सीरियसनेस थी, कुछ ऐसे जैसे कि मे बी लड़ रहे हों। ठीक है, अब उन्होंने मुझे लिखा कि आप बताइए इनकी क्या स्टोरी है। अब मैं तो बिल्कुल ये भी लिख सकती थी कि ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट अगर मैं नेगेटिव माइंडसेट अगर रखूँ मैं, तो मेरे जहन में सबसे पहले यही चीज़ आएगी और मैं इसी को ही एलैबोरेट करूँगी कि जी ये लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैंने लिखा कि वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और किसी टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं। और वो टॉपिक भी मैंने वहाँ पे लिखा, कुछ लिखा होगा मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने उसकी स्टोरी क्रिएट की कि ऐसे में भी जैसे कि इनकी फ़लानी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो गई या इनके बच्चे को कोई स्कूल में इशू आ गया है और उस इशू के ऊपर ये आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि मतलब कैसे यू कैन मेक डिफरेंस। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपनी पॉजिटिविटी, अपना ऑप्टिमिज्म वहाँ पे आराम से शो कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी मैं आपको ये दूंगी कि जब हम लोग इंडिविजुअल टास्किंग कर रहे थे ना, जिसमें हमने हर्डल्स में से गुजर के जाना था, तो वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन जो थी उनको ऑलरेडी चोट लग चुकी थी। किसी का एंकल ट्विस्ट हो गया था, किसी के माथा यहाँ से वोंट हो गया, किसी का कुछ भी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स ख़वातीन को हुए जो बाहर आ रही थी। उसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन वहाँ रोने लग गई कि हमने देना ही नहीं है ये टेस्ट, हम परेशान हो गई और उनके नर्व्स पे आ गई वो चीज़ ना। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं गई तो वही रिलैक्स्ड फेस, डीप ब्रीथ, आयतल कुर्सी सारा कुछ पढ़ के गई। और जो वो थे कि GTO थे, उन्होंने मेरे से पूछा आर यू श्योर यू वांट टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। तो आई सेड यस, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो मैंने अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म नज़र आया कि भाई मैं ये नहीं करती कि अगर कोई और किसी और को चोट लग गई तो मुझे भी लगनी ही लगनी है या मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। नो, आई हैव माई ओन करेज, आई हैव माई ओन पैशन टू ड्राइव माई सेल्फ। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे उसको अटेम्प्ट किया। नाउ कमिंग ओवर टू द 6th ट्रेट विच इज़ केयर फॉर अदर्स। दूसरों के लिए आपको केयर करनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे
मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब हमारा इंटरव्यू था तो बहुत सारी लड़कियों को मैंने दुपट्टा सेटिंग में हेल्प की, यानी ये छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं, ठीक है। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई अगर ये भी अच्छी लग गई तो इनका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मेरा अच्छा नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसने मेरे से मेकअप बोरो करना था मैंने उसको मेकअप ही दिया, दैट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आप शेयरिंग के थ्रू जो है ना केयर बिल्कुल शो करवा सकते हो। इसी तरह टास्क के अंदर नेवर लीव योर बॉडी बिहाइंड। अगर आपके पास एक ग्रुप है, एक टीम है जिसमें आपको ग्रुप में काम मिल गया है, तो ये नहीं है कि आपने खुद चबड़ बोलते जाना है या भाग भाग के अपने ऑब्स्टिकल खुद अपने लिए क्लियर करके बैठ जाना है, दूसरों की कोई फिक्र ही नहीं भाई, आपने दूसरों की भी हेल्प कर रही हैं एक हद तक, इतना भी नहीं कि आपने खुद को ही डबो लेना है, नहीं, लेकिन वही एक बैलेंस आपने शो करवाना है। सो अब हम इसी के साथ चलते हैं अपनी 7th ट्रेट पे, जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, वो ये होती है कि आपने कोई भी सिचुएशन है या कोई भी डिसीजन करना है तो आपने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं करना है, और ना ही आपने अपने दिमाग के हाथों मजबूर होकर करना है कि आप बाकी सब चीज़ें नज़रअंदाज कर दें कि भाई हाँ बस मुझे ये तो करना ही करना है, तो मुझे ये करना ही है। इन दोनों के मिक्सचर से एक दरमियाना रास्ता आपने निकालना है और आपने वो डेमोन्स्ट्रेट करना है। आपने दोनों के बैलेंस से जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वही डिसीजन मेकिंग करनी है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब आप अपने आप से पूछेंगे ना, आप ये चीज़ आप सीख लें, अपने रूह से क्वेश्चन करना सीख लें, अपने दिमाग से क्वेश्चन करना सीख लें, वो क्या कह रहा है और आपका दिल क्या कह रहा है या आपकी रूह क्या कह रही है, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। एंड देन डिसाइड कि आपको क्या करना है। आपने कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं होने देना कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर रहा है, कहीं कहीं आपकी रूह या आपके इमोशंस या आपका दिल आपके लिए कंट्रोलिंग हो गया है और वो आपको कह रहा है रो लो, तो आप रोना शुरू हो जाओ। नहीं भाई, वहाँ पे आपने नहीं रोना, वहाँ पे आपने या आपका दिमाग है वो आपको कह रहा है कि बस ये तो करने को उन्होंने बता दिया है कि ये ऑब्स्टिकल करना है, अगर नहीं किया तो बस गए। नहीं, दैट्स ओके। आप सोचें वहाँ पे चीज़ को बैठ के पहले, मतलब बस हार्डली 1-2 सेकंड भी नहीं लगता है, शायद इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी वहाँ पे चेक की जाती है थ्रू डिफरेंट टास्क। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपनी दोनों आवाज़ें सुनना शुरू कर दें एटलीस्ट। 8th ट्रेट जो मैंने आपको बताई थी, इट इज़ पेशेंस। पेशेंस भी वो चीज़ है जो कि मेरे अंदर बहुत इनबिल्ट है, बचपन से है। सब्र करना चीज़ों के ऊपर, और सब्र करना ये नहीं कि कोशिश ही ख़त्म कर देना, सब्र ये कि भाई पैनिक नहीं होना, ठीक है, एकदम से जो है ना वो ऐसी सिचुएशन में नहीं आना कि बस ख़त्म हो गया सारा कुछ, लुट गया, बर्बाद हो गया। नो, आपने थोड़ा टाइम लेना है, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ निकालने की कोशिश करनी है। इन केस अगर टेस्ट में कोई चीज़ गलत हो भी गई है तो भी आपने डीमोरल नहीं होना, ऑप्टिमिस्टिक रहना है और फर्दर अपॉर्चुनिटी उसमें से डिग डाउन करने की कोशिश करनी है कि अब आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी। आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं 9th ट्रेट के ऊपर, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत सारे आपके टास्क होंगे जिसके अंदर आपको दी जाएगी, और इसमें आपका रूल वही है, अंदर की आवाज़ सुननी है आपने, ठीक है। आपके अंदर से कभी भी आपको गलत आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जितनी ज़्यादा अगर आप बाहर से इन्फ्लुएंस लेंगे या किसी को देख के करेंगे कि फ़लाना ऐसे कर रहा है और उसका हो जाएगा तो मैं कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। आपने जेन्युइन रहना है, ट्रूथफुल रहना है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको आपने सॉल्व करना है, अटैम्प्ट करना है, फेस करना है, और उसको कैसे करना है, उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, कोई आपको बताएगा तो नहीं, मैं तो वहाँ नहीं होंगी, कोई और तो वहाँ आके आपको नहीं बताएगा। आपने अपनी रूह से पूछना है, अपने दिमाग से पूछना है, अपनी बॉडी से पूछना है, ठीक है। तीनों चीज़ों से आपने क्वेश्चन करना है और आपको जो आंसर मिलेगा उस तरह आपने रिस्पॉन्ड कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। एंड द 10th, द लास्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये है कि आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पिछले अपने वाक़यात बताए, उस कम टाइम के अंदर आपने जो है ना अटेम्प्ट करना होता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर या कोई भी आपका टास्क है, तो उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पता चल जाती है कि भाई हाँ आपने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताती हूँ। एक मॉडल होता है, उस मॉडल के ऊपर आपने ना डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि कहाँ क्या चीज़ आप लगाएंगे, कैसे करेंगे। वहाँ पे वो आपकी चेक करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी और मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आई मस्ट टेल यू कि जिस वक्त मैं ये ISSB अटैम्प्ट करी थी ना, मैं कोई तैयारी नहीं करके गई हुई थी, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि ये कोई टेस्ट होता है या इस तरह मॉडल के ऊपर मुझे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके आर्मीज़ वगैरह का शो करना है।
तो मैंने उसको ये नहीं किया कि मैं क्विट कर दूं, मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर लिटरली, आपको मैं सच बताऊं, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी। इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या चीज़ है, मैं कैसे करूं इसको। इवन देन मैंने डिसाइड फ़ौरन किया कि नहीं, मैं अटैम्प्ट करूंगी, क्योंकि देखिए मैंने ये नहीं करना कि कोई टेस्ट का हिस्सा मैं छोड़ ही दूँ, अटैम्प्ट ज़रूर करूँगी, लेट्स सी के क्या होता है। ठीक है, मैंने वहाँ देखा, सिचुएशन को समझा, और जो मुझे बेहतर लगा ना, मैंने बस वो डेमोस्ट्रेट कर। अच्छा, पता है वहाँ पे ये था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे ना जो वो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैं ये बिल्कुल मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मैं नहीं भी अटैम्प्ट करूँगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई देख रहा था। लेकिन मैंने ये नहीं चूज़ किया, मैंने उसको अटैम्प्ट करना चूज़ किया, और मेरे ख्याल है वो ठीक था, दैट वाज वाइज ऑप्शन। मैं अगर उसको छोड़ देती, शायद मेरा ISS भी क्लियर ना होता। तो ये 10 क्वालिटीज़ थी जो मैंने आपको अपनी एग्जांपल्स के साथ बताई हैं। फिर भी अगर आप कोई एलैबोरेशन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी मेरे से हो सका किसी भी तरीके से मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।